हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ BBYCT 137 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और यहाँ से रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस डिक्टेट कर दूँगी और यहाँ पर मैं आज लाई हूँ 17 क्वेश्चंस। उसके बाद अगर आपको और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपके लिए वो भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ क्वेश्चंस, या तो आप साथ के साथ लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट लेके भी नोट डाउन कर सकते हैं और इसके आंसर्स आपके स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की, डिफाइन द पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड एसेंट ऑफ सैप। तो आपको यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट लिखना है कि कैसे एसेंट ऑफ सैप में, मतलब ऊपर की तरफ पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे चढ़ता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना है और अच्छे से डिस्क्राइब करके आप लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे आयंस जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं या पैसिवली, वो आपको पूरा डिस्क्राइब कर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिस्क्राइब एविडेंस फॉर द लाइट एंड डार्क रिएक्शन। मतलब कि जो लाइट रिएक्शन होती है एंड डार्क रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन में डिपेंडेंट होता है लाइट पे, डार्क रिएक्शन में इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइट। इसका डार्क का मतलब ये नहीं है कि लाइट ही ना हो, इंडिपेंडेंट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एविडेंस लिखना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। डिफाइन केमियो ऑस्मोसिस कपलिंग एंड ATP जनरेशन एंड ATPase कपलिंग फैक्टर CF0 एंड CF1। आपको केमियो ऑस्मोसिस कपलिंग रिएक्शंस पूरी लिखनी है। यहाँ पे कैसे केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होता है, जो क्लास 12 में पढ़ी थी, वो भी आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। जितना भी उसमें है ना वो भी सफिशेंट होगा मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे ATP की सिंथेसिस कैसे होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, ये बताना है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है, ठीक है, ये आप पूरा, वाटर की स्प्लिटिंग कैसे होती है इसके अंदर, स्ट्रोमा में कैसे एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, प्रोटॉन कैसे स्ट्रोमा से रिमूव होते हैं, ये सारा आप लिख सकते हो। और अच्छे से डायग्राम भी बना सकते हो जहाँ पे हमारे पास CF0 और CF1 चैनल्स होते हैं और यहाँ F0 F1 चैनल होते हैं, ATP जनरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आप पूरा डिस्क्राइब करके लिख सकते हो, तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। डिफाइन द C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल, दैट इज़ फोटो रेस्पिरेशन। जो फोटो रेस्पिरेशन है वो, उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना है। और C4 साइकिल, इनऑर्गेनिक कार्बन कंसनट्रेटिंग मैकेनिज्म भी लिखना है। तो फोटो रेस्पिरेशन बता देना कौन से प्लांट में नहीं होता, C3 या C4 में, किस में नहीं होता है और क्यों नहीं होता है, वो लिख सकते हैं आप। और पूरा फोटो रेस्पिरेशन को डिस्क्राइब करके अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट इज़ कंडक्शन थ्रू फ्लोएम सीव एलिमेंट्स एंड प्रोटीन एंड कंपेनियन सेल। मतलब कि फ्लोएम के थ्रू कैसे कंडक्शन होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, दोनों बाई डायरेक्शनल हो सकता है। फ्लोएम में कैसे सीव एलिमेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं, उन सब के थ्रू कैसे कंडक्शन होता है, ठीक है, वो लिख सकते हैं। सोर्स टू अ सिंक होता है, ठीक है, तभी बाई डायरेक्शनल होता है, तो वो आप अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हाउ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। उसके बाद सारे के सारे लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, वाटर है, ये सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पॉइंट वाइज लिख लेना, थोड़ा थोड़ा और उसके बारे में लिख देना तो आ जाएंगे। नाउ डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। इनिबिटर्स वही होते हैं जो रिएक्शन को क्या करते हैं, इनिबिट कर देते हैं। तो इनिबिटर्स होंगे, एक तो होंगे कॉम्पिटिटिव होंगे, जो कॉम्पिटिटिव होंगे, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव होंगे। तो उन दोनों के बारे में डिफरेंस लिख सकते हो, टेबल की फॉर्म में लिख सकते हो, उससे आपको ज़्यादा ही मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज और टेबल की फॉर्म में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ डिफरेंस बिटवीन एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। तो आपको लिखना है कि एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में क्या डिफरेंस हो सकता है, किस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आती हैं, कौन सा सेल वॉल के थ्रू होता है और कौन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है,
कहाँ पे? एंडोडर्मिस में। देखो अगर सिम्प्लास्टिक पाथवे है तो वहाँ पे जो है जब क्रॉस करते हुए चलेगा एपिडर्मिस कॉर्टेक्स तो एंडोडर्मिस आएगी। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स लगे होते हैं, ठीक है, जो सुब्रीन की बनी होती है, जो फ्लो ऑफ वाटर का क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो एपोप्लास्ट जो होता है वो उसमें क्या होता है कि सेल वॉल के थ्रू ही मूवमेंट होता है, तो ईजिली जाइलम के तक पहुँच जाता है, ठीक है। पर जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में आ जाता है, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं रूट्स के अंदर। तो यहाँ पे आप डिफरेंस लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एनुमरेट द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो क्या क्या क्राइटेरिया है कि एक मिनरल न्यूट्रिएंट की कैसे एसेंशियल है एक प्लांट के लिए। तो वहाँ पे आप क्राइटेरिया लिख सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट जो होना चाहिए ना वो सपोर्टिंग होना चाहिए एक नॉर्मल ग्रोथ करने के लिए, या फिर नॉर्मल रिप्रोडक्शन में नॉर्मल ग्रोथ होना चाहिए। ऐसे जो है वो मिनरल न्यूट्रिएंट एक उसका एक एसेंशियल वर्क होना चाहिए, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप कि एलिमेंट जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, किसी भी अनदर एलिमेंट से रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए। और लिख सकते हो आपकी जो एलिमेंट होना चाहिए वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो मेटाबॉलिज्म में, प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप क्राइटेरिया में लिख सकते हैं कि एसेंशियलिटी क्या हो सकती है एक मिनरल न्यूट्रिएंट की, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। डिस्क्राइब द C4 साइकिल विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन डायग्राम। तो C4 साइकिल में आप लिख सकते हैं जैसे वहाँ पर जो 2 सेल्स होती हैं, ठीक है, वो दोनों सेल कैसे इन्वॉल्व होती है। मीजोफिल सेल है तो C4 साइकिल में क्रैन्स एनाटॉमी आती है, क्रैन्स एनाटॉमी हो सकती है। यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है, ये लिख सकते हो। बंडल शेड सेल्स होते हैं और मेजोफिल सेल्स दोनों सेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कितनी ATP जनरेट होती है ये लिख सकते हो। कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, बंडल शेड में कैसे जाता है। जब पैप होता है इसको हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साइड बाइंड करता है, कहाँ पे बनता है ये? मीजोफिल सेल में, ठीक है। मीजोफिल सेल में रुबिस्को नहीं होता है, बंडल क्षेत्र में रुबिस्को होता है, ठीक है। यहाँ पे पैप कार्बोक्सिलेज होता है मीजोफिल सेल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो और पूरा डायग्राम भी बना सकते हो। एक मीजोफिल सेल बनाना, बंडल क्षेत्र बना देना, वहाँ पे पूरा जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है वैसे बता देना, और जो भी ATP की जनरेशन हो रही है वो बता देना। बस इतने में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। वो है आपका डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ इमर्जन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इमर्जन एनहांसमेंट इफेक्ट क्या होता है, रेड ड्रॉप क्या होता है। मतलब ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं आप कि रेड ड्रॉप क्या है। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू और ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर देना, आप ईजिली हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ब्रीफली डिस्कस द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो वही जो ब्लैकमैन में ने जो लिमिटिंग फैक्टर वाली वो दी थी, लॉ दिया था ना ब्लैकमैन ने, तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लिखना। उसके बाद जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से लिमिटिंग हो सकते हैं, ठीक है। अगर लाइट नहीं आई, कम आ रही है, लिमिटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। तो आप ब्लैकमेल का लिख सकते हैं कि उसने बोला था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, एक से ज़्यादा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, तो हम उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी ना, उसके नियरेस्ट होगी, उसको डिटरमाइन कर देंगे। वो फिर जितनी भी क्वांटिटी होगी, जितना चेंज आएगा उस पर डिपेंड कर जाएगा, तो वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा। सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज गाइस। तो आपको कैंप प्लांट्स लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे आपको 2 कैंप प्लांट्स लिखने हैं, ठीक है। कैंप प्लांट्स क्या होता है? क्रिस्टलेशंस एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रिस्टलेशंस एसिड मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डे टाइम इसके स्टोमेटा क्या होते हैं? बंद होते हैं। नाइट टाइम क्या होते हैं? ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से डिस्क्राइब करके कैंप प्लांट्स लिख देना। गॉड। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब द Krebs साइकिल इंडिकेटिंग द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन साइट्स ऑफ ATP सिंथेसिस विद लेबल डायग्राम। तो आपको यहाँ पे Krebs साइकिल लिखनी है पूरी। अच्छे से Krebs साइकिल को आप डिस्क्राइब कर देना कि कैसे कहाँ पर होती है Krebs साइकिल, ठीक है। ये लिख सकते हो। इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। कितने यहाँ पर आप बता सकते हो ATP बनता है, कितने FADH2 बनते हैं।